चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जीवों में जनन। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो पहले दे चुका हूं जिसमें मैंने इस चैप्टर का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक जो मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाए थे पिछले वीडियो में वो आज मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था जीवन अवधि। क्या पढ़ा था? जीवन अवधि, जो कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है। अच्छा, तो जीवन अवधि क्या होती है? किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु। एक शब्द याद रखना, प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु का मतलब क्या होता है? जैसे कि हर एक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जैसे कि मान लीजिए एलिफेंट है, एलिफेंट की जीवन अवधि कितनी होती है? 65 से 90 वर्ष। अगर उसकी मृत्यु जो है वो 65 से 90 वर्ष के बीच में होती है तो वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु कहलाएगी। लेकिन अगर उससे पहले किसी रीजन से हो जाती है तो वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाएगी। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे होता क्या है कि जीवन अवधि किसे बोलते हैं कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना? फिर अगली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जनन। अच्छा, जनन क्या होता है? यानी कि रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, और हिंदी में क्या बोलेंगे? जनन बोलते हैं। अच्छा, तो जनन क्या होता है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखते हैं। अपने समान का मतलब जैसे कि इंसान की संतान जो होगी वो इंसान ही होगी, जानवर थोड़ी ना होगी। कभी सुना है कि इंसान से जानवर पैदा हुआ? नहीं ना। कभी सुना है कि जानवर से इंसान पैदा हुआ? नहीं ना। तो वही बात कह रहे हैं ना कि अपने समान संतान उत्पन्न करता है प्रत्येक जीव। ठीक है, तो वही जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। बात समझ में आई ना? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। फिर अगला जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था जनन के प्रकार। एक होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। और दूसरा जो होता है वो होता है लैंगिक जनन। यानी कि जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन क्या होता है? बात को समझना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जीव है और उसी से, सिर्फ एक जीव से किसी दूसरे जीव का निर्माण हो गया, यानी कि उसकी संतान का निर्माण हो गया, उसकी संतान का जन्म हो गया, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। इसको लिखेंगे कैसे? जब किसी एक जनक के द्वारा ही किसी जीव का निर्माण हो जाता है तब वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं। बात समझ में आई ना? फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अलैंगिक जनन से संतान उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने जनक के समान होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आलू है। आलू क्या है? उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। कभी आपने सुना है कि आलू से भिंडी उत्पन्न हो गई हो? नहीं ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? आलू से आलू ही उत्पन्न होगा, तो बिल्कुल सेम होगा ना। इसीलिए क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन से संतान उत्पन्न होती है वो क्या होती है? सेम टू सेम, बिल्कुल हूबहू अपने जनक के समान होती है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है उनको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। अच्छा, क्यों बोलते हैं ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो संतान उत्पन्न होती है वो आनुवंशिक रूप से और बाह्य रूप से, यानी कि उसकी जो संरचना होती है, आकार होता है, और जो उसकी आनुवंशिक जो गुण होते हैं और जो उसकी आनुवंशिकता होती है वो सेम टू सेम अपने जनक के समान होती है। इसलिए उसको हम क्लोन बोलते हैं। बात समझ में आई ना? फिर हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो आता है लैंगिक जनन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। क्या होता है? इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही ना? दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। मनुष्यों में भी, यानी कि हम लोगों में भी क्या पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है।
अच्छा, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। फिर कौन कौन से होते हैं, एक जो होगा वो होगा नर, एक जनक होगा नर, और दूसरा कौन सा होगा, मादा। तो होता कैसे है ये जनन, तो नर जो होता है उससे क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। क्या बनता है, नर युग्मक बनता है। और जो मादा होता है उससे क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है। बात समझ में आ रही ना, नर से नर युग्मक बनेगा और मादा से मादा युग्मक बनेगा। और जब ये नर और मादा युग्मक मिलते हैं तब एक संरचना बनती है जिसको हम लोग नाम देते हैं युग्मनज। क्या नाम देते हैं, युग्मनज। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। और यही जाइगोट जब विकसित होता है, धीरे धीरे विभाजित होता है, तब एक चीज का निर्माण होता है। उस चीज का नाम होता है भ्रूण। क्या नाम होता है, भ्रूण। तो ये जो भ्रूण होता है ये धीरे 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 विकसित होता जाता है और फिर क्या होता है, एक शिशु का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, एक शिशु का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। लैंगिक जनन जो होता है उससे उत्पन्न जो संतान होती है वो सेम टू सेम अपने मम्मी पापा के समान या अपने जनक के समान नहीं होती है। बात समझ में आ रही ना। आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं ना कि आपकी नाक आपके पापा के समान है, आपकी आंखें आपकी मम्मी के समान है, इस टाइप का कुछ सुना है ना। तो वही बात है कि उनके कुछ गुण जो होते हैं वो हम लोगों में आते हैं, ना कि हम सेम टू सेम अपने जनक के समान होते हैं, नहीं ना। तो वही बात यहाँ पर भी कहते हैं कि जो लैंगिक जनन से जो संतान होती है वो बिल्कुल अपने जनक के समान नहीं होती है। और सबसे मेन चीज, इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, एक होना चाहिए नर और दूसरा होना चाहिए मादा। और जब इन दोनों के युग्मक मिलते हैं आपस में तब क्या होता है, एक चीज का निर्माण होता है जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं। और युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण धीरे धीरे विकसित होता रहता है और एक शिशु का निर्माण कर देता है। बात समझ में आई ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन और इसके टाइप के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो इसके कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं, यानी कि ये 6 प्रकार का होता है अलैंगिक जनन। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला जो होता है उसको नाम हम लोग देते हैं विखंडन। क्या नाम देते हैं, विखंडन। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मुकुलन आता है, ये दूसरा टाइप होता है। फिर तीसरा क्या आता है, तीसरा जो आता है वो होता है विखंडी जनन। क्या होता है, विखंडी जनन। जल्दी से नोट करिए, नाम थोड़े से अजीब लग रहे होंगे पर है बहुत ही इजी। जब मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएगा। बस आप लोग अभी के अभी नाम इसके नोट करिए। सबसे पहला होता है विखंडन, फिर आता है मुकुलन, फिर आता है विखंडी जनन। उसके बाद जो आता है वो आता है पुनरुद्भवन। क्या आता है, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन बोलते हैं ना, पुनरुद्भवन। ठीक है, समझ गए ना। पहला है विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा विखंडन जनन और चौथा कौन से, पुनरुद्भवन। फिर क्या बोलते हैं, पांचवा जो आता है उसको क्या नाम देते हैं, बीजाणु जनन। क्या नाम देते हैं, बीजाणु जनन। और जो सबसे लास्ट आता है जो कि बहुत ही मजेदार है वो क्या आता है, कायिक जनन। क्या बोलते हैं, कायिक जनन। जल्दी से आप लोग ये 6 टाइप जो हैं इनको नोट करिए। सबसे पहला जो टाइप है वो है विखंडन, दूसरा जो है वो है मुकुलन, तीसरा जो है विखंडी जनन, चौथा है पुनरुद्भवन और पांचवा है बीजाणु जनन और छठा जो है वो है कायिक जनन। समझ में आ गई ना बात। अब चलिए इनको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ सीधे आपके दिमाग में। बात क्लियर है ना, सीधे आपके दिमाग में जाएगा, बस आप लोग अपने दिमाग को खोल कर रखिएगा। तो सबसे पहला जो आता है वो है विखंडन। तो विखंडन में आपको सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है कि विखंडन जो होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है। किन में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है, सबसे पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर दूसरा पॉइंट नोट कराता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, ये कोई एक कोशिकीय जीव है, फिर क्या हुआ, ये विभाजित हो गया 2 भागों में। ठीक है, ये एक बार विभाजित हो गया 2 भागों में। बात समझ में आ गई ना, 2 भागों में विभाजित हो गया। और एक बार ये क्या हुआ, 2 से अधिक, मान लीजिए 4 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया, 4 भागों में विभाजित हो गया। तो इस तरीके से जो विखंडन होता है उसमें कोई एक कोशिकीय जीव जो होता है
वो विभाजित होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि जो विखंडन होता है उसमें कोई एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करता है, विखंडन कहलाता है। बात क्लियर हो गई ना। तो सबसे पहला जो अगर दो जीव बनते हैं तो उनको एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? द्विविखंडन। क्या नाम दिया जाता है? द्विविखंडन। जल्दी से नोट करिए, इसको बोलते हैं द्विविखंडन। और जब दो से ज्यादा जीवों का निर्माण होता है तब इसको क्या बोलेंगे? बहुविखंडन। ठीक है, तो विखंडन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। जब कोई एक कोशिकीय जीव क्या करता है? दो भागों में विभाजित होता है, यानी कि जब जीवों का निर्माण करता है तब द्विविखंडन कहलाता है, और जब दो से अधिक का निर्माण करता है तब बहुविखंडन कहलाता है। जल्दी से नोट करिए। फिर मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल आपको जरूर 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 याद रखने हैं। बात क्लियर है ना। तो एग्जाम्पल सबसे पहले द्विविखंडन का देख लेते हैं। द्विविखंडन के अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला आता है एक कोशिकीय जीव, उसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है? यूग्लिना। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, एक कोशिकीय जीव है यूग्लिना। और दूसरा जो है उसका नाम क्या है? पैरामीशियम। सुना है ना आप लोगों ने? पैरामीशियम। जल्दी से नोट करिए। इनमें क्या होता है? द्विविखंडन होता है। और जो बहुविखंडन होता है वो किसमें किसमें होता है? दो एग्जाम्पल उसके भी बताता हूं। एक तो होता है अमीबा। एक क्या होता है? अमीबा होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। जल्दी से नोट करिए, क्या बोलते हैं? पहला होता है अमीबा और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, आपको पता होगा। ये क्या करता है? दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और उनसे क्या बनते हैं? नए जीव का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। अमीबा में भी विखंडन होता है, यूग्लिना में भी विखंडन होता है, और पैरामीशियम में भी विखंडन होता है, और प्लाज्मोडियम में भी विखंडन होता है। बात क्लियर है ना। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ ही साथ नोट भी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि मुकुलन क्या होता है। जल्दी से नोट करिए। तो मुकुलन क्या होता है, इसमें से आप थोड़ा सा समझिए, ना को हटा दीजिए और मुकुल का मतलब समझिए। मुकुल का मतलब होता है कोई छोटा सा पौधा। क्या होता है? कोई छोटा सा पौधा। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई जीव है, उस पे एक छोटा सा मुकुल निकल आता है। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं। आप लोगों ने एक जीव का नाम सुना होगा, ईस्ट। क्या नाम होता है? ईस्ट। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है और इस पे क्या हुआ? इसके बीच में केंद्रक है ना, तो क्या होगा कि ये जो ईस्ट है इस पे कोई छोटा सा मुकुल निकल आता है। क्या होता है? कोई छोटा सा मुकुल निकल आता है। अच्छा, मुकुल का मतलब क्या होता है? कुछ इस टाइप की एक संरचना निकल आती है। मुकुल यानी कि कोई छोटा सा दूसरा जो भी संतान होती है ना, वो छोटा सा निकल आती है। अच्छा, ये जो केंद्रक होता है ये क्या करता है? विभाजित हो जाता है दो भागों में। एक भाग तो यहीं रह जाता है और दूसरा भाग जो होता है वो इसमें चला जाता है। बात क्लियर हो गई ना। तो धीरे धीरे क्या होता है? ये जो मुकुल होता है ये विकसित होता रहता है। विकसित होते होते क्या करता है? जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब क्या होता है? ये जो मात्र हो, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो जनक होता है उससे अपने आप को अलग कर लेता है। क्या करता है? जनक से अपने आप को अलग कर लेता है। किस तरीके से अलग कर लेगा? ये मान लीजिए ईस्ट इधर आ गया और एक छोटा सा इधर आ गया। फिर ये जो अलग होता है ये धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियां पा करके, यानी कि जो भी इसको चाहिए होता है, धीरे धीरे उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल कर क्या करता है? एक जीव का निर्माण करता है, यानी कि एक दूसरे इष्ट का निर्माण कर लेगा। अच्छा, आपको लिखना कैसा है मुकुलन के बारे में? तो आप लोग नोट करिए, मैं बोल रहा हूं। तो इस प्रकार के जनन में कोई मुकुल अपने जनक शरीर के ऊपर विकसित होता है। क्या होता है? इस प्रकार के जनन में कोई मुकुल अपने जनक शरीर के ऊपर विकसित होता है और समय आने पर अपने आप को जनक के शरीर से अलग कर लेता है और अनुकूल परिस्थितियां पा करके क्या करता है? एक संपूर्ण जीव का निर्माण करता है। बात क्लियर हो गई ना। अच्छा, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल आप लोग नोट करिए, हाइड्रा।
क्या होता है? पहला एग्जाम्पल है हाइड्रा, हाइड्रा भी एक जीव है, और दूसरा एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए ईस्ट। ठीक है, दो दो एग्जाम्पल आप लोग जरूर ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है मुकुलन के बारे में एग्जाम में, तो आप लोगों को एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे ना, तो इसीलिए क्या करना है, इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मुकुलन किन किन में पाया जाता है? एक तो हाइड्रा हो गया और दूसरा कौन सा है? ईस्ट हो गया। चलिए फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ बिखंडी जनन के बारे में। ठीक है, क्या समझेंगे अब हम लोग? बिखंडी जनन के बारे में। तो बिखंडी जनन और बिखंडन में बस थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? ये जो होता था वो एक कोशिकीय जीवों में होता था, और ये किस में होता है? सबसे पहला पॉइंट नोट करिए कि बिखंडी जनन बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। अगला पॉइंट आप लोग समझिए कि ये कब होता है, यानी कि बिखंडी जनन कब होता है जीवों में? तो जब जीव पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। परिपक्व का मतलब क्या है? कि जब उसको पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, यानी कि जब वो एकदम समझदार हो जाता है, उसको सारी समझ आ जाती है, बिल्कुल विकसित हो जाता है, तब वो क्या करता है? अपने आप को खंडों में विभाजित कर लेता है। किसमें विभाजित करता है? टुकड़ों में विभाजित कर लेता है, और उसका हर एक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो आप लोग क्या इसका अगला पॉइंट नोट करेंगे कि जब जीव परिपक्व हो जाता है, क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, तब क्या करता है? बिखंडी जनन करता है, और उसका हर एक खंड जो होता है, यानी कि जितने भी खंडों में विभाजित होगा, उसका हर एक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है या एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल नोट करिए। सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगायरा। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, स्पाइरोगायरा। अच्छा, स्पाइरोगायरा क्या होता है? एक हरित शैवाल होता है। क्या होता है? एक हरित शैवाल होता है। दूसरा जो नाम है वो है यूलोथ्रिक्स, ये भी आपने सुना होगा क्लास 11th में। ठीक है, यूलोथ्रिक्स। तो ये क्या होता है? ये भी एक हरित शैवाल ही होता है। ये दोनों क्या होते हैं? हरित शैवाल होते हैं। और हरित शैवाल भी क्या है? एक जीव ही तो है। जीव के गुण मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे, आप लोग वहां से जाकर के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक है स्पाइरोगायरा, दूसरा है यूलोथ्रिक्स। ये दोनों हरित शैवाल हैं और इनमें बिखंडी जनन पाया जाता है। जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, फिर देखते हैं पुनरुद्भवन क्या होता है। तो पुनरुद्भवन क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग बात को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई जीव है, ये मार्कर है, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई जीव है, और इसका एक छोटा सा जो अंग है वो कट गया। क्या हुआ? छोटा सा अंग जो है वो इसका कट गया। और अगर ये जो अंग है ये दोबारा से आ जाए, क्या हो जाए? ये दोबारा से आ जाए, तो जो यह प्रक्रिया हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन बोलते हैं। इसको आप लोग कैसे लिखेंगे कि पुनरुद्भवन वह जनन है जिसमें यदि किसी जीव का कोई अंग कट जाता है, तो उसका कटा हुआ अंग जो होता है वो दोबारा से विकसित हो जाता है या दोबारा से आ जाता है, और या तो कटा हुआ जो अंग होता है उससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। कटे हुए अंग से नए जीव का भी निर्माण हो सकता है। ऐसा कुछ जीवों में होता है, जो अधिकतर जीव होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो कटा हुआ अंग होता है वो दोबारा से वापस आ जाता है। अच्छा, क्या हमारे शरीर में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल पाई जाती है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमारी जो ये ऊपर की चमड़ी होती है ना, अगर ये छिल जाती है तो ये दोबारा से आ जाती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे शरीर में भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। हमारे शरीर का जो सबसे ज़्यादा जिसमें क्या होता है पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है वो अंग होता है लीवर। क्या होता है? लीवर जो होता है उसमें पुनरुद्भवन की सबसे ज़्यादा क्षमता पाई जाती है हमारे शरीर में। इसको क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो इसका ये हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है आप लोग नोट करिए, प्लेनेरिया। क्या बोलते हैं? प्लेनेरिया। ये भी एक जीव है, और ये एक ऐसा जीव है जिसमें
दुनिया में बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यानी कि बोल सकते हैं कि प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे पुनरुद्भवन को कि ऐसा जनन जिसमें किसी जीव का यदि कोई अंग कट जाता है या कोई भाग कट जाता है तो उसका कटा हुआ भाग जो होता है वो दोबारा से विकसित हो जाता है, या तो कटे हुए भाग से एक संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। अच्छा, क्या छिपकली में पुनरुद्भवन पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी पूंछ वापस से आ जाती है, तो छिपकली में क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। इसी के कारण जो उसका कटा हुआ अंग होता है वो दोबारा से वापस आ जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुनरुद्भवन क्या होता है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं बीजाणु जनन की। जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। चलिए अब देखते हैं बीजाणु जनन क्या होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप इसमें नोट करिए कि बीजाणु जनन जो होता है वो पौधों में होता है। किसमें होता है? पौधों में होता है। अच्छा, हम कैसे माने कि ये पौधों में होता है? हमें जरा समझाइए। हाँ, मैं मनवाऊंगा ना। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि क्या आपने कभी देखा है कि कोई इंसानों का बीज आता हो, उसको बोने से कोई इंसान उत्पन्न हो जाता हो? नहीं होता है ना। क्या आपने कभी देखा है कि कोई कॉकरोच का बीज आता हो और उसको बो दिया और एक कॉकरोच निकल आया? नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीजाणु जनन होता है वो सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधों में ही पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, जल्दी से आप लोग नोट करिए। इसमें पौधे जो होते हैं वो अपनी बीजाणु पेटी में, यानी कि उनका जो स्पोर केस होता है उसमें अनेक जनन इकाइयां, क्या बोलते हैं, जनन इकाइयां उत्पन्न करते हैं, ये एकत्रित करते हैं, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं? बीजाणु नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बीजाणु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? बीजाणु नाम देते हैं। और जब ये जो बीजाणु पेटी होती है, यानी कि जो स्पोर केस होता है, पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है पूरी तरीके से, तब ये फट जाता है और अनेक माध्यम की सहायता से, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, धूल हो गया, अनेक माध्यम होते हैं, उनकी सहायता से क्या होता है, ये इधर उधर बिखर जाते हैं। और जब इनको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं, जैसे कि जो जो इनको चाहिए होता है, पोषण वगैरह मिल जाता है, तब इनसे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, यानी कि एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे बीज देखे होंगे, बोए भी होंगे, जिससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो उसी तरीके से क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि बीजाणु जनन क्या होता है? कि जो पौधे होते हैं वो अपने बीजाणु पेटी में, यानी कि अपने स्पोर केस में अनेक प्रजनन इकाइयां एकत्रित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और जब समय आता है, या जब कह सकते हैं कि जो बीजाणु पेटी होती है वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती है या विकसित हो जाती है, तब वो फट जाती है। और जो बीजाणु होते हैं वो अनेक माध्यम की सहायता से, हवा, धूल, पानी आदि की सहायता से क्या होते हैं? इधर उधर बिखर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? एक नए जीव, या बोल सकते हैं एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया ना। तो चलिए जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है उसको देख ले कि सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका। पहला एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, और दूसरा एक और एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है क्लेमाइडोमोनास। क्या बोलेंगे? क्लेमाइडोमोनास। ये दोनों नाम आप लोगों ने सुने होंगे, वो भी 11th में। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास। ये दो जीव हैं जिनमें क्या होता है? क्या होता है? बीजाणु जनन होता है। और भी बहुत सारे जीव हैं जिनमें बीजाणु जनन पाया जाता है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कायिक जनन। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो नोट हो गया ना। चलिए अब इसको पूरे को हम रफ कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। चलिए बात करते हैं अब कायिक जनन की। कौन से जनन की? कायिक जनन की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बट इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ना कर करके आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से
इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कायिक जनन क्या होता है, जैसे कि जो पौधा होता है, ये भी सबसे पहले इसमें आप नोट करिए कि ये पादपों में ही होता है, यानी कि पौधों में ही पाया जाता है जो कायिक जनन होता है। तो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा है, उसके जो कायिक अंग होते हैं, कायिक अंग कौन कौन से होते हैं जल्दी से नोट करिए, जैसे कि जड़ हो गया, ठीक है, तना हो गया, पत्ती हो गई, ये सभी क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा है, उसमें जो जड़ होती है और तना होता है, पत्ती होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्या होते हैं, कायिक अंग कहलाते हैं। मुख्य रूप से जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है और शाखाएं होती है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कायिक अंग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी गुलाब का जो पेड़ होता है, उसमें से आपने उसकी एक छोटी सी शाखा काटी होगी और उसको लगा दिया होगा, तो उससे एक नए पेड़ का निर्माण हो जाता है ना। तो वही प्रक्रिया इसमें होती है, जैसे कि किसी के अगर जड़ को भी हम लोग लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तने को लगाते हैं तो उससे भी नए पौधे का निर्माण होता है, पत्ती को लगाते हैं तो उससे भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। लेकिन हर एक पौधे में अलग अलग चीजों को लगाना पड़ता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो इसमें ऐसा क्या होता है जिसकी सहायता से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है? तो एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि आलू को ले लीजिए। आलू को मैं बनाता हूं, आलू कुछ इस टाइप का बना देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मान लीजिए आलू है, तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके की आलू पे संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं आंख। ठीक है, ये जो हमारी वाली आंखें होती है ना आप लोगों की, तो इन्हीं को आंख बोलते हैं। और इन पे जो आलू के ऊपर ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनको भी आंख ही बोलते हैं। तो इनके नीचे क्या होता है, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या होता है, कक्षस्थ कलिकाएं। इस नाम को बहुत जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए। इसमें क्या पाई जाती हैं, इसके नीचे कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। और इन कक्षस्थ कलिकाओं में ऐसी पावर होती है जो क्या करती हैं, एक नए जीव का निर्माण कर देती हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आलू को हम लोग ज़्यादा दिन तक रखा नहीं देते तो उसमें से कुछ हल्की ग्रीन कलर की पत्तियां जो होती हैं, बोल सकते हैं, या कुछ संरचनाएं निकलने लगती हैं। तो वो क्या होता है, यानी कि आलू का जो पौधा होता है वो उगने लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो आंखें होती हैं, इनके नीचे क्या पाया जाता है, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। और जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं उनमें ऐसी पावर होती है जो एक नए पौधे को उगा सकती हैं। जैसे कि आप लोगों ने अदरक की बात कर लेते हैं। अदरक आप लोगों ने देखी होगी, उस पर कुछ धारी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या होता है, कुछ धारी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ नहीं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। और वो जो होती हैं उनके नीचे कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जो आलू है वो जड़ है या फिर तना है। एक क्वेश्चन आता है कि आलू जो है वो जड़ है या तना है। तो अधिकतर लोग गलती कर देते हैं कि आलू तो जमीन के अंदर लगता है, यानी कि जो पेड़ होता है उसके जमीन के अंदर जो होता है वो आलू लगता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, आलू जड़ नहीं होता है। अधिकतर लोग बताते हैं कि ये जड़ है, बट ये जड़ नहीं होता है, गलती कर देते हैं वो लोग। आलू जो होता है वो तना होता है, याद रखिएगा। आलू जो होता है तना होता है, जबकि आलू की तरह दिखने वाला एक दूसरा चीज होती है, वो क्या होता है, शकरकंद। आप लोगों ने सुना होगा ना, शकरकंद। और शकरकंद जो होती है वो क्या होती है, जड़ होती है। ठीक है, तो आप लोग इसके एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। आलू हो गया, अदरक हो गया और शकरकंद भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं इन सभी में क्या पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने आज अलैंगिक जनन के प्रकार बताए सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएंगे तो कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आप ही के लिए बनाया है, आप लोग अपने डाउट तो पूछिए कम से कम, मैं आपके डाउट को बिल्कुल खल्लास कर दूंगा। बात समझ में आई ना? तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।